नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम भिवानी जिले और चरखी दादरी जिले की विधानसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो भिवानी पहले पूरा बड़ा जिला होता था और उसी का हिस्सा चरखी दादरी था, लेकिन अलग हो गया है। अलग से उनकी दो विधानसभा सीटों पे भी बात होगी। हमारे साथ इंद्रवेश दुवन हैं, उस इलाके से लगातार रिपोर्ट करते हैं और बहुत जाने माने पत्रकार हैं। कुलदीप कुमार हैं, कुलदीप हमें डाटा में असिस्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं भिवानी शहर की सीट से। कुलदीप, एक बार मुझे आप यहाँ के जो कांग्रेस और बीजेपी से जिन्होंने टिकटें मांगी हैं वो एक बार बता दीजिए, फिर इंद्रवेश जी से बात करेंगे विश्लेषण के लिए। मनदीप जी, अगर हम भिवानी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कुल 34 लोग हैं जिन्होंने टिकटें मांगी है, जो उनकी लिस्ट है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन वो टिकटार्थी की लाइन में होंगे कांग्रेस की तरफ से। अगर मैं कुछ नाम लूं तो डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज है, जो एक्स एमएलए है यहाँ से, 2005 में जो एमएलए बने थे, वो टिकट मांग रहे हैं। संदीप सिंह तंवर है। ये दो नाम ऐसे हैं जो सबसे टॉप लिस्ट में है कांग्रेस की, जो भिवानी शहर से टिकट मांग रहे हैं। अगर और भी मैं कुछ नाम लूं तो श्री ईश्वर शर्मा है। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो जो वहां से सिटिंग एमएलए है अभी, घनश्याम सर्फ, वो दोबारा से टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से, और लगभग उनकी टिकट वहां से मिलना तय है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इंद्रवेश जी, घनश्याम सर्राफ क्या बीजेपी से दोबारा टिकट पाएंगे और कांग्रेस से किसका दाव लगेगा? पहले तो आप यही थोड़ा क्लियर करें। और दूसरा कि भिवानी जो शहर है अब की बार क्या सच में ही बीजेपी की तरफ दोबारा बैठेगा, या वहां पर कुछ आपको बदलाव दिख रहे हैं, कुछ अलग चीजें दिख रही हैं? देखिए मनदीप भाई, भिवानी की बात करें तो भिवानी में जो है कांग्रेस के डॉक्टर शंकर भारद्वाज का नाम जो है मुख्य तौर पे कहा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे जो है नीलम अग्रवाल का भी काफी इसमें नाम आता है, और डॉक्टर वासुदेव शर्मा। ये तीन जो है कैंडिडेट काफी गंभीर है। इसके अलावा धीरज सिंह और अभिजीत लाल सिंह, तो ये पांच कैंडिडेट ऐसे हैं जो पार्टी उतारती है तो उनके लिए मजबूत साबित होंगे। और बीजेपी से जो है घनश्याम सर्राफ का नाम प्राथमिक तौर पे चल रहा है, और संदीप जोशी एक नया नाम जो है निकल के आया है। ठाकुर विक्रम सिंह है, और मुकेश कोड, हर्षवर्धन मान, ये 5-4 नाम है। लेकिन मेन जो है घनश्याम सर्राफ यहाँ से जो है उनकी तरफ से विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से विनिंग कैंडिडेट की जो संभावना थी डॉक्टर शंकर भारद्वाज की। अब बात करें सीट की और राजनीतिक समीकरणों की, तो यदि घनश्याम सर्राफ को टिकट दी जाती है तो डॉक्टर शंकर भारद्वाज का जो है राजनीतिक समीकरण पंडित जी होने की सीट होने के कारण उनका इधर से बनता है। लेकिन दूसरा जो है एक संदीप जोशी, जो आरएसएस के काफी नजदीक रहे हैं, इनके फादर साहब प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, रमेश जोशी। दूसरे नंबर पे जो है अल्टरनेट के तौर पे यदि कोई विकल्प, नाम तो काफी चलते हैं लेकिन अल्टरनेट के तौर पर संदीप जोशी का नाम ही आ रहा है। और यदि उनको मिलती है तो फिर डॉक्टर शंकर भारत ये पंडित जी हैं, तो डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी की भी कास्ट फैक्टर के चलते यहाँ से कट के नीलम अग्रवाल को जा सकती है, क्योंकि वो अग्रवाल से हैं। तो जो सिनेरियो घनश्याम सर्राफ का था, उसी तरह का सिनेरियो इनका ना बन जाए, और उसी तरह का एक शराफत का चेहरा जो है ये कहलाती है। और धीरज सिंह भी काफी मजबूत यहाँ से कहे जा सकते हैं। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जो है ये भी काफी मजबूत, लेकिन ये पैरेलल जो है जेजेपी से इनकी पुत्रवधू जो है यहाँ से नगर परिषद का चुनाव लड़ी थी, उन्होंने 21,000 के करीब वोट दिए थे। तो ये प्राथमिक तौर पे इनकी ट्राई है कि खुद इनको कांग्रेस की टिकट मिल जाए। इनको नहीं मिलती है तो फिर ये अपनी पुत्रवधू की जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है मदद करेंगे। तो ये मुख्य सिनेरियो जो है भिवानी में इसको लेकर के हमें नजर आता है। दूसरा आपने पूछा कि यहाँ लोगों का मन किस तरफ है, तो ये शहरी सीट है। देखिए बता दें तो शहरी सीट है, और लोकसभा चुनाव में भी तकरीबन 27-28 हजार की लीड जो यहाँ से थी। तो जो शहर का जो मतदाता है, इसमें ये कह सकते हैं आप, बनिया है, पंजाबी है, राजपूत है, तो जनरल कास्ट के ज्यादातर हैं। इनका रुझान अब भी जो है बीजेपी की तरफ बना हुआ है। तो बीजेपी के लिए यदि सीटों में बहुत ज्यादा गड़बड़ सी नहीं हुई और एंटी इनकम्बेंसी ने बहुत तेज काम नहीं किया, तो ये सीट जो है सुरक्षित सीटों में से भिवानी की कही जा सकती है। जी भाई। सुरक्षित सीट मान रहे। अच्छा, अब अगली सीट हॉट सीट। तो कुलदीप, हॉट सीट तोसाम से कांग्रेस का जो दावा है वो भी बंसीलाल परिवार कर रहा है, और बीजेपी से जो दावा है वो भी बंसीलाल परिवार ही कर रहा है। श्रुति चौधरी हैं और दूसरी तरफ जो डॉक्टर रणबीर महिंद्रा हैं, उनके लड़के हैं अनिरुद्ध चौधरी। तो और भी कोई दावेदार हैं यहाँ पर टिकट के? अगर कोई दावेदार हैं तो आप प्लीज कुलदीप बताइए, उसके बाद फिर इंद्रवेश जी से पूछते हैं।
बिल्कुल मनदीप जी, आपने सही कहा। ये वो सीट है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, और क्योंकि बंसीलाल परिवार का एक तरह से देखे तो इस पे कब्जा रहा है हमेशा से। और अब की बार जो बीजेपी से आपने नाम लिया, जो श्रुति चौधरी है वो टिकट मांग रही है और उनको मिलनी तय ही है, जिस तरीके से किरण चौधरी को राज्यसभा बीजेपी ने भेजा है। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आपने कहा कि जो अनिरुद्ध अनिरुद्ध चौधरी है उन्हीं को टिकट मिलने के आसार है यहाँ से, क्योंकि दोनों तरफ से हम देखें तो बंसीलाल परिवार के ही परिवार आमने सामने लड़ेंगे इसमें। अगर यहाँ से अनिरुद्ध चौधरी को नहीं मिलती, हो सकता है किसी दूसरी सीट पे ले जाए, ये हाइपोथेटिकल है, बाकी इनका मिलना तय है, तो फिर यहाँ से एक राजवीर सिंह लाला, उनका भी नाम है, उनको भी टिकट मिल सकती है कांग्रेस की तरफ से। जी, इंद्रवेश जी, आपका हाथ गर्म तवे पर रखवाने जा रहे हैं। तो शाम बहुत गर्म तवा है और उसमें अगर आपके दोनों हाथ रख दें तो क्या लग रहा है? बड़ा मुश्किल होता है किसी भी पत्रकार के लिए तो शाम के बारे में या उचारणा के बारे में कुछ भी बात बोलना, क्योंकि दोनों बहुत हॉट सीटें हैं। तो शाम में क्या लग रहा है कि श्रुति चौधरी मतलब जो किरण चौधरी का परिवार है उन्हीं के कब्जे में रहेगी सीट, या फिर अब की बार लग रहा है कि शायद अनिरुद्ध चौधरी बाजी मार सकते हैं, वो भी लगातार दावा ठोक रहे हैं, या फिर अनिरुद्ध चौधरी को टिकट ही नहीं मिलेगी? क्या आपको दिख रहा है इस सीट पे होता हुआ? देखो जी, ये चौधरी बंसीलाल की परंपरागत सीट ये रही है, तो चौधरी बंसीलाल उनके परिवार के मेंबर जो है जीत के आते रहे। और श्रुति चौधरी अब की बार जो है टिकट करीब करीब तय मानी जा रही है यहाँ पे। और श्रुति चौधरी के अलावा जो है चौधरी के अगेंस्ट जिन्होंने यहाँ पिछला चुनाव लड़ा था, शशि रंजन परमार, तो उनका भी कहीं ना कहीं नाम आता है। लेकिन ये श्रुति चौधरी को ये टिकट जा रही है। किरण चौधरी के बारे में ये सुना आता है कि शशि रंजन के लिए भिवानी से भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन भिवानी जो है ठाकुर कैंडिडेट को कांग्रेस मतलब बीजेपी दे तो वो थोड़ा सा कास्ट फैक्टर में नहीं करता है। उसके अलावा एक दो नाम और भी है, रविंद्र बापुड़ा है, अनिल शर्मा है, लेकिन मुख्य जो प्रभाव इसमें तो क्लियर सा ही मान के चलें कि श्रुति चौधरी का ही इसमें रहने वाला है। और यहाँ से अपोनेंट के तौर पर देखें, कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी जो है मुख्य है, उनका भी ये मान के चला जा रहा है कि उनकी टिकट भी लगभग कन्फर्म है। उसके अलावा कमल प्रधान, संजीत ख्यालिया, अनीता मलिक जो चेयरमैन जिला परिषद हैं, ये 3-4 चेहरे और भी वहाँ जो है अपनी ट्राई कर रहे हैं। उसके अलावा राजवीर लाला जो हैं, धर्मवीर सिंह सांसद हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने भी चुनाव यहाँ पे पहले लड़ा था किरण चौधरी के खिलाफ और कच्चे मत भी प्राप्त किए थे, तो वो भी ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध चौधरी की जो है करीब-करीब ये टिकट जो है फाइनल मानी जा रही है। और एक सिंबल होता था जी हरियाणा विकास पार्टी का, लड़का और लड़की का, और वही सिंबल कहीं न कहीं चर्चाओं में भी है कि दोनों भाई-बहन, वो भाई-बहन का निशान होता था, और वही कैंडिडेट जो है तो सामने जो है अब की बार रहने वाली, इस प्रकार के समीकरण यहाँ बन रहे हैं। और किरण चौधरी के जो है राज्यसभा में जाने के बाद वो उनका दूसरा जो है एक परंपरागत जो वोट होता था बंसीलाल का, अब ये एक पॉलिटिकल बैटल भी रहेगी, भाई कौन विरासत को संभाल रहा है। तो वो कहीं न कहीं ये सीट ये भी तय कर देगी, जो कैंडिडेट जीत के आएगा वहीं बंसीलाल का वारिस होगा। इस तरह की चर्चाएँ भी हमारे इस तोशाम क्षेत्र में खास तौर पे कही जा सकती हैं। और इस सीट में जो है राजनीतिक तौर पे देखें तो किरण चौधरी ने काफ़ी इस क्षेत्र में काम करवाए हैं। जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनके कारण इस क्षेत्र के लोग जो है इससे को सुरक्षित तौर पे किरण चौधरी को जिताते रहे हैं। कैसे भी पिछले 2 चुनाव में बहुत हवा रही है बीजेपी की, बावजूद उसके इस सीट से ठीक-ठाक मार्जिन से किरण चौधरी को जितवाते रहे हैं। तो श्रुति चौधरी भी यहाँ जो है मजबूती से जो है खड़ी नज़र आती हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाली बात रही है, और पारिवारिक सेंटिमेंटल को यदि अनिरुद्ध चौधरी यहाँ भुना पाते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरी तरफ भी रुख हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है ये सीट भी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मजबूत कही जा सकती है। जी। जी, अगली सीट बवानी-खेड़ा। बवानी-खेड़ा को वैसे तो सेंट्रल हरियाणा अपने अंदर काउंट करता है और सेंट्रल हरियाणा में ही उसकी ज्यादा गिनती होती है, भिवानी में उस हिसाब से गिनती नहीं होती। उसका एक रीजन ये भी है कि बवानी-खेड़ा जो है वो हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब उसका अपने एमपी के वोट डाले जाता है तो वो हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको गिन लिया जाता है लोकसभा में। तो कुलदीप जी, यहाँ से बवानी-खेड़ा से कौन-कौन से संभावित नाम है कांग्रेस और बीजेपी भवानी से? खेड़ा की बात करें तो आपसे रिजर्व सीट है ये, और यहाँ से कांग्रेस की तरफ से 78 लोगों ने जो है ना कि टिकट मांगी है। जिस तरीके से हमने ट्रेंड देखा है कि अब की बार जो रिजर्व सीट है वहाँ सबसे ज्यादा एप्लीकेंट, सबसे ज्यादा टिकटार्थी है जो टिकट मांग रहे हैं। उसका रीजन एक ये भी हम लगा सकते हैं कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की और कांग्रेस की, अगर हम बात करें कि प्रदेश में एक तरीके की लहर है, तो उसको लेकर भी यहाँ टिकटार्थी बहुत ज्यादा। अगर मैं बातचीत करूं यहाँ फिलहाल जो बीजेपी के
एमएलए है, सीटिंग एमएलए है, अगर हम बात करें विशंबर वाल्मीकि, जो 2 बार से यहाँ से एमएलए बनते आ रहे हैं, उन्हीं की टिकट मुझे लग रहा है बीजेपी की तरफ से यहाँ से फाइनल है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में श्री रामकिशन फौजी है, जो एक्स सीपीएस है। यहाँ से 2000 में, 2005 में और 2009 में वो 3 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। और दूसरा अगर मैं नाम बताऊं तो सतवीर सिंह मास्टर हैं, उनका भी नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। हो सकता है कि उनको भी कांग्रेस टिकट दे दे। तो कांग्रेस में मुझे लग रहा है कि ये 2 ही नाम है, रामकिशन फौजी या सतवीर सिंह मास्टर जी। सतवीर सिंह मास्टर जी का ज्यादा यहाँ लग रहा है कि अब की बार कांग्रेस उनको टिकट देगी। इंद्रवेश जी, क्या लग रहा है कि टिकट किन के हाथों में जाएगी, और भवानी खेड़ा क्या अब की बार कमल को बदलेगा, या फिर कमल तीसरी बार खिलेगा भवानी खेड़ा में? देखो भाई मनदीप, जो है भवानी खेड़ा जो है रिजर्व हल्का है यहाँ पे। और हम्म 1962 से लेकर के यहाँ जो है 2 विधायक जो रहे हैं, कभी मंत्री बन गए विधायक, उन्हीं के बीच में ये बैठ रही है। लेकिन अब पिछले 15 सालों से रामकिशन फौजी जी यहाँ उसमें थे। उससे पहले 96 से बंसीलाल के टाइम पे विधायक बने थे, फिर वो कांग्रेस में 3 बार कंटिन्यू रहे। और पिछले 10 सालों से जो है यहाँ से जो है विशंबर वाल्मीकि जो है बनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब की बार बात करें तो बीजेपी से विशंबर वाल्मीकि का टिकट लगभग माना जाए, उनका विकल्प ज्यादा सा मिल नहीं रहा है वहां पे। उसके अलावा भी नाम जय सिंह वाल्मीकि हैं, वो किरण चौधरी के समर्थक हैं, वो भी काफी सक्रिय हैं। सुरेश ओड हैं, वो भी काफी सक्रिय बताए जाते हैं। इनके मीडिया के प्रभारी हैं एक रोहतास, उनका भी कहीं ना कहीं तो काफी कैंडिडेट, सबसे ज्यादा कैंडिडेट कांग्रेस में यहाँ खेलकर के करीब। उनमें राम फौजी जो है वो उनका काफी प्रभाव है। तो यहाँ पे जैसे विशंबर वाल्मीकि का विकल्प ज्यादा सा नजर नहीं आता, ऐसे रामचंद्र फौजी का विकल्प नजर नहीं आता था। लेकिन मास्टर सतबीर तेरा ने जो माइनिंग का काम करते हैं, अच्छे खासे यहाँ फील्ड में घूमे, पैसे वैसे लगाए, लोगों को बसें चलाई, इस तरह के कई कार्य सार्वजनिक करके उन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई और ये वो रामचंद्र फौजी के समक्ष खड़े हो पाए। जैसे कुलदीप भाई ने बताया कि उनको भी अब की बार मिल सकती है, तो उनका भी कहीं ना कहीं दांव लग सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है रामचंद्र फौजी की जो टिकट है ना, वो थोड़ी सी कटनी मुश्किल है। ये अपने बेटे का भी नाम आगे किए हुए हैं। तीसरा महेंद्र ओड जो है कास्ट, तो ये भी इनका भी नाम काफी चल रहा है। और विजय भूषणडैया हैं, इंजीनियर इन चीफ रिटायर्ड हैं, ये भी नाम चल रहा है। तो इसके अलावा कांग्रेस में सबसे बड़ी लिस्ट जो है भवानी खेड़ा से कही जा सकती है, और भी काफी लोग हैं जो सक्रिय तौर पे यहाँ भूमिका निभा रहे हैं। इस हल्के में जो बात करें तो रिजर्व हल्का है, जिसको पार्टी टिकट दे देती है, जिस पार्टी का प्रभाव ज्यादा उसके साथ हो लेते हैं। कैंडिडेट का ज्यादा सा कोई वजूद मुख पे मजबूत बनाने वाली बात रही नहीं। विशंबर वाल्मीकि के बारे में जो फील्ड में कम गए हैं, लोगों से दूरी बनाई रखी है। इस मामले में एक बात और कहूंगा कि यहाँ जो भवानी खेड़ा हल्का है, इसमें जाट बहुतायत में तो लगभग ट्रायंगल फाइट रही है। तो उसमें जेजेपी 20, 22, 25 इस प्रकार इतने हजार के करीब मत जो है हमेशा लेती रही है। अब की बार उनकी पोजीशन जो है वो काफी डाउन चलेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस के कुछ नाराज जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो फिर बीजेपी को यहाँ से बेनिफिट होगा। अदरवाइज जो है कांग्रेस का अपर हैंड यहाँ पर है। और लोकसभा पिछला चुनाव था, सिर्फ 285 वोटों का अंतर रहा था। 285 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो यहाँ से जीते थे, बीजेपी के हरा करके बीजेपी को। तो ये कहीं ना कहीं देखें तो मुकाबला जो है ये काफी फाइट वाला हो सकता है। टिकटे में बदलाव की बात इस हल्के से देखो जी, दोनों आ रही बड़ी गंभीरता से इस बात को लेकर चर्चा होती है। विशंबर वाल्मीकि की भी टिकट बदली जा सकती, रामकिशन फौजी की। यदि दोनों पार्टियां सर्वे पे जाएंगी तो इन दोनों की टिकट मुझे कटती नजर नहीं आ रही। और यदि अन्य फैक्टर देखेंगे तो हो सकता है भी इन टिकटों में कुछ बदलाव हो। जी मनदीप भाई। जी इंद्रवेश भाई, और अगली सीट की बात करते हैं। लोहारू हरियाणा का प्योर बागड़ी इलाका, और लोहारू के बारे में ये भी कहा जाता है कि वहां के किसान काफी ज्यादा एग्रेसिव रहे किसान आंदोलन में। मैंने भी उस एरिया को किसान आंदोलन के दौरान काफी कवर किया। और अगर उनके एक लेगेसी है, वो 1935 से शुरू होते हैं, जो लोहारू नवाब से लोहारू के किसानों ने बगावत की थी, गोलियां भी खाई थी। उसके बाद भी बहुत सारे किसान आंदोलन लोहारू ने दिए हैं। क्या लग रहा है कुलदीप की अब की बार बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन टिकटार्थी हैं? उसके बाद इंद्रवेश जी के पास। देखो बीजेपी की तरफ से तो जो यहाँ अभी सीटिंग एमएलए जेपी दलाल है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले कृषि मंत्री रहे हैं, तो उनका नाम फाइनली है, बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी।
लेकिन अगर हम कांग्रेस की बातचीत करें, जिस तरीके से हमने पिछली सीट पे बातचीत की है, यहाँ सतबीर मास्टर जी की तरह यहाँ एक कैंडिडेट है राजवीर सिंह फरटिया, वो काफी लंबे समय से यहाँ पैसा वैसा लगा रहे हैं, उस तरीके से उनके बिजनेस वगैरह है। तो एक तो ये नाम है राजवीर सिंह फरटिया, दूसरा जो नाम है सोमवीर सिंह है, जो एक्स एमएलए है, यहाँ से 2 टाइम एमएलए रहे हैं, तो उनका भी नाम ज्यादा चर्चा में है। लेकिन दोनों के बीच में, कांग्रेस की अगर हम बातचीत करें, दोनों के बीच में फाइट है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या तो सोमवीर सिंह को थोड़ा एज मिलेगा यहाँ, हो सकता है कि कांग्रेस अब की बार राजवीर सिंह फरटिया को भी टिकट दे दे यहाँ से, और बीजेपी की तरफ से तो यहाँ से जेपी दलाल ही रहेंगे। इंद्रवेश जी, लोहारू में क्या फर्टिया जिस हिसाब से पैसे लगा रहे हैं उनको टिकट भी मिलेगी या नहीं मिलेगी कांग्रेस से? और क्या जेपी दलाल कृषि मंत्री रहे हैं, अब दूसरा मंत्रालय उनके पास है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या वो अपनी बात शायद को कायम रखेंगे? उनका बयान तो बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 6 महीने, अगर ये कुछ गलती होगी तो 6 महीने में हमारे ऊपर वाले कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके दोबारा हमने ले आऊंगे। तो क्या जेपी दलाल को संकट छिड़ रहा है? किसान आंदोलन एक वजह हो सकती है, या फिर कोई और आपको महिला पहलवानों का आंदोलन? प्योरली प्योरली रूरल सीट हरियाणा की, और एग्रेरियन पेजेंट्री किसानी सीट लोहारू को हम मानते हैं। जी बिल्कुल मनदीप भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सीट है बिल्कुल प्योर ग्रामीण सीट है, और यहाँ पे जो प्रभाव है किसानों का काफी प्रभाव रहा। किसान आंदोलन जो है पालड़ा और लोहारू क्षेत्र से हमेशा उठते रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे जो है पूरे देश में जो है प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, बड़े मजबूत हैं। हमने कई बार देखा वो धरने प्रदर्शन करते हैं या भूख हड़ताल करते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग उनका भावना रहती है। तो यहाँ पे बात करें राजनीतिक रूप से भाई साहब, कांग्रेस से जो है राजवीर फरटिया जो है उनका नाम आ रहा है। सोमवीर चौरान जो है बंसीलाल जी के दामाद हैं, उनका नाम जो है मुख्य तौर पर इन दोनों में से एक को टिकट मिलने की फिलहाल संभावनाएं यहाँ से लग रही। तीसरा नाम नरेंद्र काकड़वास हैं, वो राज बब्बर के फैन हैं, तो राज बब्बर के साथ उन्होंने काम किया था, तो वो भी उनके लिए ट्राई कर रहे हैं। उसके अलावा भी वो राजीव मतानी हैं, सीताराम येचुरी हैं, समीर चौरान, ये कुछ एक नाम और भी आ रहे हैं। तो सोमवीर चौरान अपने बेटे के लिए भी टिकट है, समीर चौरान के लिए मांग सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं चली थी। दूसरी ये भी चली थी सोमवीर चौरान को जो है पालड़ा भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि उधर से अनिरुद्ध चौधरी यदि नहीं लड़ते हैं तो ये एक नाराजगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये चीज निश्चित मान के चलिए कि सोमवीर चौरान की टिकट नहीं देते हैं, ये राजवीर भटिया को दे देते हैं। राजवीर भटिया ने 5-6 साल से काफी मेहनत की और काफी पैसा क्षेत्र में लगाया है, और कुंडू की तर्ज पे उसने कार्य किया है। तो ऐसे में ये जरूर चुनाव लड़ेंगे, भले ये किसी और पार्टी का पटका पहन ले नहीं मिलती है तो, लेकिन ये अपने मुंह से इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है अब फिलहाल ये इनकी मजबूती इतनी है कि सोमवीर की टिकट काट करके इनको देना जो है पार्टी की मजबूरी होगी। तो ये ज्यादा फर्स्ट प्रीफरेंस में राजवीर भटिया चल रहे हैं, और इनका प्रभाव भी जो है काफी रहा है। सोमवीर के मुकाबले इनकी सक्रियता काफी रही है। तो मुझे लगता है कि पार्टी जो है इन पे दांव जो है अब की बार खेलेगी, इनको टिकट देने की ज्यादा संभावना है। और दूसरा बात करें हम जेजेपी की, तो बीजेपी की, तो बीजेपी में जो है जेपी दलाल की टिकट कन्फर्म ही है। हालांकि मांगने वालों में वरुण चौरान, विजय चौरान, एक नाम विजय शेखावत, कुछ एक नाम हो रहा था, लेकिन जेपी दलाल जी ने बड़े यहाँ पे काम करवाए हैं। तो अब इस क्षेत्र के जो टेम्परामेंट की बात करें तो जेपी दलाल ने रिकॉर्ड तोड़ कार्य करवाए हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे किसान मिले हैं जिनके 36-36 लाख रुपए मुआवजा उनको मिला है अपने एक एक परिवार को। और दूसरा डेवलपमेंट का काम हो तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे या पशुपालन विभाग से रिलेटेड थे, जिनके सब ऑफिस जो हैं उन्होंने लोहारू हल्के में स्टैब्लिश करवाए और किसानों को सीधा लाभ उनको पहुंचाया। और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का जो बार बार खट्टर साहब जिक्र करते थे, तो वो यही वो लोहारू क्षेत्र है, वो एरिया है जहाँ पर पानी जो है वो पहुंचा पाए हैं। तो ऐसे में जो है इन्होंने कार्य को देखते हुए बात करें तो काफी मजबूत जेपी दलाल यहाँ पे कहे जा सकते हैं। लेकिन आपको बताएं किसानी एरिया है, जो बयान रहे हैं जेपी दलाल जी के, तो वो बयान इन्हीं के खिलाफ जो है अब इलेक्शन में जो प्रयोग होंगे, और इनके खिलाफ जो है इनके बयान जो है उनको क्या काट के निकालेंगे उस पर निर्भर करता है। खाली काम को लेकर के आलोचना कोई भी पक्षी भी इनकी इस क्षेत्र में नहीं कर सकता। जी मनदीप भाई। जी, 2 सीटें बची संयुक्त भिवानी जिले की, लेकिन अब तो खैर सरखी दादरी अपने आप में अपने एक
जिले के रूप में मौजूद है। चरखी दादरी से बबीता फोगाट बीजेपी से ट्राई कर रही हैं, लेकिन अब की बार उनका टिकट कट सकता है। सोमवीर सांगवान कांग्रेस की टिकट से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन चरखी दादरी से और भी बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते हैं। पिछली बार सोमवीर सांगवान का निर्दलीय दांव लगा था। कुलदीप, कौन कौन संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस से? बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से बबीता फोगाट टिकट मांग रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब की बार मुझे लग रहा है कि जो सुनील सांगवान है, जो जेल सुप्रिटेंडेंट है, वो प्रमुख दावेदार है यहाँ टिकट के, और मुझे लग रहा है बीजेपी अब की बार उन्हीं को टिकट देगी। जो उनके सुनील पिताजी सांगवान है, सतपाल सांगवान वो खुद चुनाव लड़ेंगे? सुनील सांगवान जी खुद लड़ेंगे, उनके पिताजी सतपाल शायद सांगवान चुनाव शायद लड़ेंगे? सुनील सांगवानी चुनाव लड़ेंगे। उन्हीं को लग रहा है कि उन्हीं को टिकट देगी बीजेपी, जो जेल सुप्रिटेंडेंट है यहाँ से। जी। हो सकता है और उसके परिवार में भी दे दे, लेकिन प्रमुखता से वही टिकट मांग रहे हैं सुनील सांगवान यहाँ से। दादरी की अगर हम बातचीत करें बीजेपी, क्योंकि पिछली बार भी बबीता फोगाट जिस तरीके से हार गई थी, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब की बार दोबारा से टिकट मिलेगी उनको, क्योंकि ओपन सीट है दादरी, और किसान आंदोलन का काफी प्रभाव रहा है यहाँ। बहुत सारे किसान हैं जो किसान आंदोलन में भी सम्मिलित रहे, तो उसका काफी असर है यहाँ पे। अगर मैं कांग्रेस की बातचीत करूं, तो कांग्रेस में जैसे आपने बताया कि यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे सोमवीर सांगवान, दोबारा से अब पिछले कुछ महीने में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस की तरफ से वो टिकट मांग रहे हैं। अगर मैं ये 3 सीट बनती है, दादरी, बाडरा और लोहारू, तो दादरी में ऐसा होता है कि या तो सांगवान को या फोगाट में से किसी एक को टिकट देते हैं। और अगर मैं बाडरा और लोहारू की बात करूं, तो इसमें ऐसा है कि शोरान खाप है, 27+25 तो 52 गामी बोलते हैं, तो इसमें ये ऐसा करते हैं कि एक में शोरान खाप को देते हैं, एक में नॉन शोरान खाप को। लेकिन दादरी में अब की बार मुझे लग रहा है जो कुछ नाम आ रहे हैं, जैसे बलवंत फोगाट का भी नाम आ रहा है, अजीत सिंह फोगाट भी है, देवेंद्र सिंह फोगाट भी है। ये कुछ ऐसे नाम है जो कांग्रेस की तरफ से दादरी से टिकट मांग रहे हैं। अगर हम देखें तो कुल 36 कैंडिडेट है जो कांग्रेस की तरफ से अब की बार यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। मनदीप जी। जी, इंद्रवेश जी, क्या लग रहा है दादरी से किसका सिक्का चलेगा? सब मंदिर जी, दादरी का जिक्र करें तो दादरी में काफी उम्मीदवार हैं और सक्रियता लगभग सभी की काफी है। जैसे सोमवीर सांगवान हैं, वो भी कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली, यहाँ से विधायक रहे वो। सांगवान है, वो भी काफी मजबूती से कर रही है। अनिल धक्कर का नाम लिया था। अजीत फोगाट भी बहुत सक्रिय हैं। ये काफी नाम जो है कांग्रेस के आ रहे हैं, तो ऐसे में मनीषा सांगवान का काफी यहाँ से मजबूत जो है बताया जा रहा है। सोमवीर सांगवान जी को शायद ना टिकट दे, इन्हीं का ज्यादा नाम सुनने में आता है। उसके अलावा बीजेपी से बात करें तो सतपाल सांगवान के बेटे हैं सुनील सांगवान, उनका काफी नाम आ रहा है। बबीता फोगाट है, उनका रहा है, लेकिन बबीता फोगाट का जो पिछला रिकॉर्ड था या इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है, तो वोट को लेकर के जो इतनी बेहतर अपील इनके परिवार की नहीं रही है। तो ऐसे में जो है सुनील डूडीवाल है, उनका भी नाम आता है कहीं ना कहीं। तो ये कुछ एक कैंडिडेट जो हैं बीजेपी के यहाँ से कहे जा सकते हैं। तो ये सीट पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम देखकर बराबर बराबर थी। इस सीट की खास बात ये रही है, हमेशा की सरकार, जिसकी सरकार नहीं बननी होती ना, उसको जो है यहाँ के जो है मतदाता जिता करके भेजते हैं। और ये भी किसानों का प्रभाव यहाँ पर भी काफी कहा जा सकता है। और सतपाल सांगवान भी बड़े थोड़े मार्जिन से जो है यहाँ से जीते थे। इसमें एक नया नाम मैं बीजेपी में जरूर जोड़ूंगा, मोहित चौधरी का नाम आता है, धर्मवीर सिंह के बेटे का। वो यहाँ से बड़े सीरियस कैंडिडेट हैं बीजेपी के। यदि मोहित सांगवान की कटती है टिकट से, तो एक बात और आपको मैं बताऊं कि भिवानी में मुख्यमंत्री जी की तो शाम में और लोहारू में 2 रैलियां हुई। दोनों ही रैलियों में धर्मवीर जी नदारत थे। तो हमारा जो सूचना है कि वो दिल्ली में थे और अपने बेटे की टिकट के लिए ठीक ठाक तरीके से वहाँ पे वो पैरवी कर रहे थे। और राविंदरजीत सिंह जी के साथ मिलकर के वो पूरा प्रेशर कर रहे हैं कि ये जो है उनके बेटे को भी टिकट मिले। यहाँ तक भी बात आती है उनकी पहली कोशिश है दादरी से उनको मिले, नहीं तो उनका ये मानना है कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटें हैं, कहीं से उनके बेटे मोहित चौधरी को टिकट दे तो हम निकलवा के ले आएंगे। यहाँ तक की चर्चाएं जो है कही जा सकती है। जी मंदिर भाई। जी, बाडरा में ये माना जाता था कि हमेशा बाहरी उम्मीदवार आके जीतते रहे हैं, और आखिरी इस पूरे बातचीत का एक आखिरी सीट बची हुई है बाडरा। बाडरा में इंद्रवेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हर बार ये जो बात चलती है कि कोई भी आके बाहरी आके जीत जाता है। पिछली बार नैना चौटाला जी आई और जेजेपी से वो जीत गई, तो अब की बार भी कई नाम आ रहे हैं, बाहर से भी कैंडिडेट यहाँ पे आ सकता है कांग्रेस की तरफ से।
और कांग्रेस की तरफ से नाम तो विनेश फोगाट का भी चल रहा है कि विनेश फोगाट को भी यहाँ से टिकट दी जा सकती है। बीजेपी से भी कई नाम हैं और कई नामों की अगर हम बात करें तो बारडा से जैसे एक सोमवीर घसोला है, माइनिंग के शायद वो कोई अध्यक्ष वगैरह हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं। क्या लग रहा है बारडा में अब की बार किसकी बादशाह रहेगी? भाई बारडा ही बात करें तो बारडा में जो है कांग्रेस से जो है राजू मान टिकट मांग रहे हैं। नरपिंदर सांगवान जो है उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, वो मांग रहे हैं। सोमवीर घसोला हैं जो आपने बताया माइनिंग है इस क्षेत्र के, इनके नाम जो है मुख्य तौर पे जो है आ रहे हैं कांग्रेस से। और बीजेपी से जो है वहां से भी काफी उम्मीदवारों की अलग अलग नाम और चर्चाएं जो है इसमें आ रहे हैं। मोहित और अविनेश फोगाट का कहीं ना कहीं ये इनका एरिया है, इनका घर है, तो उनको वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से उनको भी टिकट की बातचीत आ रही है। तो ये क्षेत्र है जो मुख्यतः कांग्रेस के उम्मीदवार ही यहाँ जो है मजबूत रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का पिछला जिक्र करें तो लगभग 27-28 हजार से जो है ये विधानसभा क्षेत्र बीजेपी ने कांग्रेस ने जो है विधानसभा चुनाव में जो है जीता था। और सुखविंदर मांडी जो है बीजेपी से, वो यहाँ पिछला चुनाव उनका था। और मोहित का भी इसमें जिक्र आता है, क्योंकि मोहित जो धर्मवीर जी के बेटे हैं उनको भी यहाँ से टिकट के लिए उनका नाम भी कहने का था, क्योंकि धर्मवीर सिंह ने यहाँ से विधायक रह चुके हैं। भिवानी जिले की बात करें तो शाम से और बाढ़ से 2 विधानसभा क्षेत्रों से जो है पुराना भिवानी कर रहे हैं, तो यहाँ से धर्मवीर सिंह जी जीते हैं। तो धर्मवीर सिंह जो चाहेंगे उनकी दूसरी प्रेफरेंस जो है ये अपने बेटे के लिए ये रहेगी। हालांकि पिछले जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, जो अब चुनाव हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं इतने मतदाता मतलब वोट नहीं मिले थे कांग्रेस को, लेकिन धर्मवीर सिंह के यहाँ की पेठ है तो उसका प्रभाव जरूर जो है कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट चीज का मिल सकता है। इस हल्के के में जो है मुख्य किसानों का एरिया है। और आपने कहा भारी उम्मीदवार वाली बात, तो भारी उम्मीदवार पीछे जिस प्रकार से आई थी, लेकिन इसके अलावा जो पहले उम्मीदवार हैं वो स्थानीय ही रहे हैं और वो जीतते रहे हैं। इस क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट जो कुछ इतना विशेष नहीं करवा पाई थी नैना चौटाला जी, उसको लेकर के जो नाराजगी थी, और पार्टी का जो पार्टी की जो नीतियां थी उसको लेकर के नाराजगी थी, क्योंकि किसानी क्षेत्र है। तो ये सारा मतदाता जो है कांग्रेस की तरफ जाता नजर आ रहा है। और कांग्रेस के लिए भिवानी में, जैसे मैंने आपको पूरे इन हलकों का जिक्र किया, सबसे सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए जैसे मैंने भिवानी बताई थी, ऐसे में सबसे सुरक्षित सीट जो है कांग्रेस के लिए फिलहाल जो है बारडा को मानता हूँ, हमारे इस पुराने भिवानी क्षेत्र। जी मनदीप भाई। जी इंद्रवेश जी, तो एक हिसाब से हम 6 सीटों का विश्लेषण किया है, उसमें कई सीटों पर नेक टू नेक है। जिन सीटों पर नेक टू नेक फाइट समझ में आ रही है उनमें अगर हम बात करें तो भिवानी एक ऐसी सीट है, तो शाम में ऐसी फाइट देखने को मिलेगी, ऐसी भवानी खेड़ा में भी देखने को मिलेगी, ऐसी फाइट हमें कहीं ना कहीं चरखी दादरी में भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो इजी सीट है कांग्रेस के लिए वो कही जा रही है बारडा। लोहारू भी ऐसी सीट है जहां पर मुकाबला टफ होगा, मैच बिल्कुल फंसेगा। तो भिवानी और जो चरखी दादरी रीजन है वो इतना आसान नहीं है, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। आखिर में तो जो उम्मीदवार होंगे उसके बाद ही थोड़ा सा विश्लेषण भी बन पाएगा। अभी के लिए तो अगर देखें तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि जो भिवानी के रूरल इलाके हैं उनमें कांग्रेस को है, और जो शहरी इलाके हैं वहां पर बीजेपी को थोड़ा एज दिख रहा है। इंद्रवेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आगे एक बार टिकट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद जरूर आपसे बात होगी, और आपके इलाके में मैं आऊंगा भी ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो आपके साथ घूमा जाएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया। जी भाई साहब, धन्यवाद। नमस्ते भाई।